अभी की जो गवर्नमेंट है उसने ये टारगेट रखा है कि 2047 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कर देना है। ये सब मुमकिन होगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में है राजेश। नमस्कार राजेश, आपका बीच टॉक चैनल के अंदर स्वागत है। नमस्कार रवि। पहले तो हमें राजेश ये बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में क्षय या नवीकरण ऊर्जा बोला जाता है। इस ऊर्जा को लगातार उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, उसका भंडारण असीमित है। रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा, ऐसी आदि ऊर्जा का। अच्छा राजेश, हम सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो राजेश हमें ये बताइए कि सौर ऊर्जा जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं वो किस तरीके से बनती है। सौर ऊर्जा से दो प्रकार से विद्युत पैदा किया जाता है। पहला सौर सेल से, दूसरा तरल पदार्थ को गर्म करके। सौर ऊर्जा जो रोशनी या ऊष्मा दोनों रूप से प्राप्त होती है, उसका यूज़ कई प्रकार से हो सकता है। अनाज सुखाने, जल ऊष्मन, खाना पकाने। सौर ऊर्जा का यूज़ करके फोटोवोल्टिक प्रणाली से उसमें से विद्युत भी पैदा किया जा सकता है। अच्छा राजेश, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश चीन है, जो 392 गीगावाट्स सौर ऊर्जा पैदा करता है। और सौर पैनल प्रोड्यूसर में भी चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड में। सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंडिया कौन से रैंक में आता है। सोलर एनर्जी की जो रैंक है उसमें इंडिया का 4th नंबर का रैंक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इंडिया का बहुत ही अच्छा रैंक है और इंडिया को और भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सोलर एनर्जी में, या फिर और भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर इंडिया को और भी काम करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलती है। ऐसे तो जो कंट्रियाँ विषुववृत्त के आसपास है उसमें सोलर एनर्जी भरपूर मिल सकती है, पर उसमें भी सबसे ज़्यादा तो इथियोपिया में मिलती है। अच्छा ये बताइए राजेश कि एशिया में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पैनल है वो कहाँ पर लगाया गया है। अपने को एक गर्व की बात लेनी चाहिए। एशिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर मध्य प्रदेश के खंडवा में है। कौन सी कंट्री ने सबसे बड़ा सोलर ट्री को डेवलप किया है। सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री इंडिया की पीवी मैगजीन ने बनाया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अभी कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस मामले में लीड कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला नॉर्वे है, जो 99% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करता है। इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इंडिया की आनंदपुर साहिब है। अभी तक हमने सोलर एनर्जी के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया है, अब हम विंड पावर के ऊपर बात करते हैं। राजेश ये बताइए कि विंड पावर का मतलब क्या होता है। हवा की गति के कारण उत्पन्न होती ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा से टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, फिर उसी से टरबाइन घुमा के फिर विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा से उसकी लागत ज़्यादा है, पर उसका डिसएडवांटेज भी है। चक्रवातों में विंड फार्म में बाधाएं आती रहती है, ये उसका डिसएडवांटेज है। दुनिया में सबसे पहली बार विंड एनर्जी को कहाँ पर यूज़ किया गया था। ऐसे तो विंड टरबाइन का आविष्कार 1830 में हुआ था, पर विंड एनर्जी का सबसे पहले प्रोडक्शन यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ने 1887 या 1888 में किया था। आधुनिक पवन ऊर्जा का पहला यूज़ किसने किया। आधुनिक पवन ऊर्जा का पहला यूज़ डेनमार्क ने किया था। दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म कहाँ पर है।
दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म चाइना है। ऐसे तो देखा जाए तो विंड फार्म में भी चाइना आगे है और सोलर पावर में भी चाइना आगे है। तो इसमें इंडिया को भी कुछ करना चाहिए ऐसे ही आगे निकलने के लिए। जी हाँ, गवर्नमेंट इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी कि विंड फार्म को भी ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अच्छी तरीके से विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकें। अब हम हाइड्रो पावर के बारे में बात करते हैं। राजेश, हमें ये बताइए कि हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है? गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। हाइड्रो पावर का इंडिया में सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? भारत में सबसे पहले हाइड्रो पावर का यूज़ कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र के स्थान पर हुआ। हाइड्रो पावर को यूज़ करने के बेनिफिट्स कौन से हैं? हाइड्रो पावर के लिए अपने बांध बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने को पानी को रोकना पड़ता है, इसीलिए बाढ़ नियंत्रित हो सकती है, सिंचाई सहायता मिल सकती है और स्वच्छ पेयजल भी मिल सकता है। और साथ में जहाँ पर बांध बनाया है उसके पानी को डाइवर्ट करके जहाँ पर पानी का ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम पानी को भेज सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि हाइड्रो पावर की खोज कब हुई थी और किसने की थी? हाइड्रो पावर की खोज 1878 में हुई थी। उसकी खोज विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। हाइड्रो पावर को यूज़ करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? हाइड्रो पावर को यूज़ करने वाला सबसे बड़ा देश चीन है। भारत में हाइड्रो पावर के कितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? भारत में हाइड्रो पावर के ऐसे तो 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया में हाइड्रो पावर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कंपनी कौन सा है? इंडिया में सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर लगा था? इंडिया में सबसे पहला हाइड्रो पावर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जो स्थित है उसमें लगा था। अच्छा राजेश, अब हम टाइडल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। टाइडल एनर्जी क्या है उसके बारे में हमें अच्छे से समझाइए। ये एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है जो कि हाइड्रो एनर्जी का प्रकार है। उसका इस्तेमाल करने के लिए समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव यानी कि ज्वार भाटा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिन के 2 बार होते। ये ज्वार भाटा सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते। उसी ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टाइडल पावर के भी टाइप होते। सिंगल बेसिन सिस्टम भी 3 सब टाइप होते हैं। 1 वे सिस्टम, 2 वे सिस्टम, 2 वे विथ पंप स्टोरेज। दूसरा है डबल बेसिन सिस्टम। उसमें भी 2 सब टाइप है, सिंपल डबल बेसिन विथ पंपिंग। टाइडल पावर के उत्पादन की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है? टाइडल पावर की सबसे ज़्यादा उत्पादन की संभावना गुजरात के खंभात में है और दूसरा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। टाइडल एनर्जी को हिंदी में ज्वारीय ऊर्जा भी बोला जाता है। विश्व का सबसे पहला ज्वारीय स्टेशन उत्तरी आयरलैंड के स्ट्रॉन्गफोर्ड लॉक में है। क्या इंडिया के अंदर टाइडल एनर्जी से विद्युत उत्पन्न होता है कि नहीं? नहीं रवि, टाइडल एनर्जी से इंडिया में अभी तक तो विद्युत पैदा नहीं किया है। अभी उस पर R&D चल रही है। मतलब इस मामले में भी हमें और भी आगे जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो रास्ता है वो भी हमारे लिए अभी ओपन है। अभी हम जियो थर्मल पावर के बारे में बात करते हैं। राजेश, हमें ये बताइए कि जियो थर्मल पावर होता क्या है? जियो थर्मल पावर को हिंदी में भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है, जिससे जियो थर्मल पावर कहते हैं। ग्रीक धातु जियो से आया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और थर्मोस अर्थात ताप वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ऊर्जा मेनली पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं से निकलती है। जियो थर्मल पावर की खोज किसने की थी? प्रिंस पियरो गिनारी कॉन्टी ने की थी, जो इटली का है। विश्व का सबसे बड़ा जियो थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा जियो थर्मल पावर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अभी के समय में जो भी ये रेस है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके अंदर चाइना सबसे आगे चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी पॉसिबिलिटी कम नहीं है।
हम भी फ्यूचर के अंदर इस मामले में बहुत ही आगे जा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर इंडिया में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिल रहा है। चाइना के अंदर जो भी है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिसको वो कंट्रोल करना चाहता है, और इंडिया में भी इस बात को पहले ही समझ लिया और अभी के समय से ये अपना काम शुरू कर चुकी है। मतलब हमारे पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, हमारे पास और भी ज़्यादा स्कोप है। जितने भी टाइप के रिन्यूएबल एनर्जीज़ है उसमें से जो भी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा उसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से खर्च भी करेगी, और जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं उनको भी ये समझाएगी कि हमें किस तरीके से अपने रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी के समय में यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर जो सोलर रूफटॉप के जो पैनल्स है उसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और उसमें सब्सिडी भी दे रही है, जिसके कारण रिन्यूएबल एनर्जी भी अच्छी तरीके से बन रही है और हमारा जो पावर बिल आ रहा है वो यहाँ पर और भी कम होता हुआ दिख रहा है। थैंक यू राजेश, जो आपने हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए। थैंक यू रवि।